पीड़ा एक लाचारी है। कविता लिखना मेरे लिए शौक या आग्रह नहीं, एक अंतरंग आवश्यकता है जो ठीक मेरे सांसों की तरह है, जिसके बिना मैं सब हूँ, जड़ हूँ। कविता मेरे लिए स्वतः बहते आंसू है, जिनके बह जाने के बाद कुछ समय की राहत से मैं आमोदित हो उठती हूँ, पुलकित और जीवंत हो जाती हूँ। मेरे अंतर जगत का सूक्ष्म उद्वेलन मानो उड़िल जाता है कागज पर और कविता में तब्दील हो जाता है। बचपन में बहुत चुप और भावुक रहा करती थी, छोटे छोटे अनुभव को लेकर परेशान रहती थी, उदास और खोई खोई सी रहती थी, कभी पुलकित रहती थी तो कभी पीड़ा भोगती थी। अपनी भावनात्मक तिलमिलाहट से मुक्ति पाने के लिए कविताएं लिखती थी और इसी को उपयुक्त सर्वोत्कृष्ट माध्यम मानती थी। मुझे लगता है जीवन की नित्य नैमित्तिकता को सांत्वना में बदल सकती है कविता। पीड़ा में, प्रेम में, विरोध में भी होती है सांत्वना। 1 सितंबर 1881 में अपनी भाई थियो को एक पत्र में मशहूर चित्रकार विंसेंट वैन गॉग ने लिखा था कि मैं अब प्रकृति के आगे असहाय नहीं हूँ। आई नो लॉन्गर स्टैंड हेल्पलेस बिफोर नेचर। मुझे भी कुछ ऐसा ही एहसास होता है। जीवन में कुछ कुछ घटनाएं और परिस्थितियां नाटकीय रूप से घटित हो जाने पर भी जब मैं कविता लिख लेती हूँ, तब उस शून्य स्थान से, उस एकाकीपन से आज़ाद हो जाती हूँ। कोई अभाव बोध नहीं रह जाता, लाचारी नहीं रह जाती, थकान नहीं होती, क्रोध नहीं रह जाता। शायद मैं खुद को भी लगातार सुधारने की प्रक्रिया में मस्त हो जाती हूँ। अपने साथ लगातार बोलना बतियाना कविता की वजह से ही संभव होता है। कविता गहराई और संभाव्य दोनों को चुंबकीय बनाती है। एक कवि अक्सर आम आदमी में छुपा रहता है। वो सामान्य रूप से दुनिया में चलता फिरता है, सामाजिक समस्याओं से विचलित होता है, राजनीतिक भय से मुकाबला करता है, व्यक्तिगत पीड़ाएं सहता रहता है। भय और भयंकर परिस्थितियों के साथ स्वाभाविक रूप से आवाजाही करते करते अंधत्व को भोगते चलते समय भी अपने भीतर समानांतर रूप से एक दूसरी दुनिया में रहता है, एक खतरनाक दुनिया जहां वह जड़ से जादूगर बन जाता है। भावुकता के कुछ नवीन आविष्कार उस जादूगर द्वारा ही संभव होते हैं। कुछ क्रांति उपजता है, क्रम तोड़ता है, क्रम तोड़ने के अदम्य साहस के खतरे के साथ वह कभी एकात्म होता चला जाता है। कविता प्रेम हो सकती है, विरोध हो सकती है, विद्रूप हो सकती है और विषाद भी हो सकती है। परोक्ष में सही, जब मुझसे यह कहा जाता है कि यह कविता ऐसे नहीं लिखनी थी, किसी और रूप में भी लिखी जा सकती थी, मैं समझ जाती हूँ कि वो लोग मेरे कविता के द्रोह, क्षोभ और प्रश्न पूछने के साहस को पसंद नहीं करते। दूसरे शब्दों में कहूँ तो डरते हैं। परंतु सबसे भयंकर, निष्ठुर सत्य और दुस्साहसिक प्रश्न पूछना मेरे लिए तो निहायत जरूरी है। समाज की, राष्ट्र की पसंद नापसंद से परे है मेरे प्रश्न पूछने का अधिकार। भय को, विशुद्ध नम्रता को नहीं, यदि साहस को अपने कवित्व का उपादान नहीं बना सकती तो फिर मैं कविता क्यों लिखूं? और यदि मैं साहसपूर्वक स्पष्टता से अपने विचार रखती हूँ तो निश्चय ही उसमें कुछ स्वतंत्रता है। आप लोगों को या शायद किसी और को यह लग सकता है कि ये सारी चीज़ें तो पहले कही जा चुकी है या ऐसी कोई बात नहीं है जो अब तक नहीं कही गई है। पर मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि भले ही यह लगे कि हर कथा या कहानी पहले कही जा चुकी है, किंतु सच्चाई तो यह है कि कभी किसी ने मेरे कहने के अंदाज में शायद नहीं कहा। इतनी ही है मेरे स्वतंत्रता। मैं जानती हूँ कि चुप्पी का कोई अर्थ नहीं। चुप रहकर शायद हम पक्षपाती होने का संकेत देते हैं। उस समय भी अपने अंदर टूटे फूटे तीव्र शब्द सुनाई देते हैं। तटस्थ कर रही होती है हमें हमारी वैयक्तिक सत्ता। दृश्य और अदृश्य जगत में चल रहा यह विरोधाभास बाहर नम्रता या साधुता या सरलता की परिभाषा बहस करने समय एक कवि क्रमशः खोने लग जाता है अपनी स्वतंत्रता, अपना अस्तित्व। यह चुप्पी किसी के लिए शांति के प्रतीक में तब्दील होते समय
एक कवि के लिए यह आंधी की सूचना है, जिस आंधी में अपने तितर बितर हुए हिस्सों को समेटते हुए वह लगातार खड़ा करता है और उसको समाज के आगे आंधी से टूटे टुकड़ों को इकट्ठा करता है और एक खूबसूरत दुनिया का सपना देखता है। हालांकि दुख में होते समय भी मैं कविता का सहारा लेती हूँ और उस दुख से उबर कर आगे बढ़ जाती हूँ। हालांकि मैं छत बिछत होती हूँ, मैं आगे के लिए नई आशाएं बुनती हूँ। हालांकि मैं थकान महसूस करती हूँ, पर मैं कोशिश ज़रूर करती हूँ। हालांकि शुरू में मैं अकेली मानती हूँ खुद को, पर एक दिन शायद समवेत स्वर बन जाए, यह सपना देखती हूँ। मैं कौन हूँ और दुनिया को किस नज़रिए से देखती हूँ, कविता उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कविता ध्वनि और छंदों की तमाम संभावनाओं का उन्मोचन करती है और मुझसे वह सब लिखवा लेती है जो शब्द में कहना कष्टकर है। जो खाली जगह सी सबको दिखाई देती है, वहाँ काफ़ी कुछ छुपा है, यह कविता मुझे दिखा देती है। कविता के जरिए मैं हर घटना की गवाह बन सकती हूँ और उन सब के बारे में कह सकती हूँ। ऐसे भी हो सकती है अनुभूति, स्मृति और अतीत हो जाने के बावजूद मैं बार बार वहाँ पहुँच जाती हूँ। उसे शब्द रूप देने की कोशिश में मग्न हो जाती हूँ। कुछ हद तक सफल होती हूँ तो काफ़ी हद तक असफल होती रहती हूँ। यह असफलता शायद सभी कवियों के नसीब में होते हैं। इस नसीब को भोगते चलना ही नियति है। अनुभवों को व्यक्त करने, भावों को प्रकट करने के लिए सटीक शब्द पाने का संघर्ष मेरे अंदर अनवरत चलता रहता है। हाँ, कविता सच्चाई प्रकट करती है। उस सच्चाई का स्वरूप क्या है, कैसा है? कवि ने जो देखा, जैसा देखा, क्या वैसा ही? नहीं, कदापि नहीं। कविता के लिए एक समर्थ काव्य भाषा भी चाहिए। हालांकि कविता सत्य को ओट में या गोपनीय रखती है और उसे आविष्कार करने के लिए पाठक को उत्साहित करती है। जो पाठक कविता से सीधे सीधे अर्थ पाने की चेष्टा करता है, वह अधिकतर निराश ही होता है। इसलिए कविता का सत्य एक रूपांतरित सत्य है। कविता से मैंने सीखी है जीने की कला। तमाम दुर्घटनाओं, तहस नहस के बावजूद चुटकी भर मुस्कान पकड़े रखने का मंत्र और साहस मेरे पाँव को बल देती है कविता। हृदय को, आत्मा को धैर्य, आँखों की पुतलियों को उज्जवल साहस। इसलिए कितनी ही लंबी राह क्यों न हो, मैं अकेले चल सकती हूँ, अविराम, अविश्रांत। वो राह तब्दील हो जाती है कविता में। नहीं, अन्य किसी पार्थिव मोह में पड़कर पंछी की तरह मैं फुर्स से उड़कर नहीं जा सकती कविता को छोड़कर, बल्कि पड़ी रहती हूँ प्रतीक्षारत और अन्यमनस्क। वह अन्यमनस्कता शून्य आसमान से विस्तारित है। वह शून्यता ही कविता है। आँखों की पहुँच से दूर का एक आसमान, अनुभव का, चकित उपलब्धि का, एक न बुझने वाली तारे का आसमान ही है कविता। कहीं वह तारा मेरी तमाम आयु की एक नन्ही सी उपलब्धि तो नहीं? मुझे लगता है कि हृदय न हो तो कविता नहीं लिखी जा सकती। निष्ठा न हो तो भी ठीक उसी तरह विशुद्ध आवेग, अंतर की शुद्धता, अन्यमनस्कता, अस्थिरता और पागलपन न हो तो भी ये सब मुझ में है। कविता में जीने वाले मुझ जैसे हर कवि में है। कविता लिखने के कारण शायद मैंने जीवन को अधिक अंतरंगता से भोग रही हूँ। अर्थ, यश, असफलता, क्षोभ, क्रोध, करुणा और क्रंदन का प्रतिरूप बनकर खड़ी होने पर भी वह मेरा स्पंदन बन गई है स्पंदित क्षणों का स्पर्धित उच्चारण। वैराग्य हो तो भी हृदय स्पंदित होता है। थकान नहीं, आशाएं होती है, संभावनाएं होती है। इतना ही है मेरा वक्तव्य। और इसके पहले मैं एक छोटी सी कविता पढ़ूंगी, वो भी कविता को लेकर, जिसका शीर्षक है कविता। केवल प्रेम, केवल शोक, केवल क्रांति, केवल भूख से नहीं बनती कविता। कविता और भी क्या कुछ है, आओ समझाती हूँ मैं तुम्हें। कविता एक खूबसूरत मौत है जो भुलाए जा चुके और खोए हुए ढेरों पुराने शब्दों में कर लेती है लीन हमें। कविता एक चमत्कार पाप है जो ले जाती है हमें साल दर साल के अनिवार्य और अवान्तर इलाके से एक नई पुलक और प्राप्ति की ओर। कविता एक सल्लज स्मृति है
जो किसी भी उम्र में पल में वर्षा की प्रथम स्पर्श सी भर सकती है सिहरन स्नायु में। कविता एक अभिनव सपना है जो रात बीत जाने पर भी टूसी रहती है आँखों में, चकित कर देती है उपलब्धि का स्तर। जबकि असर लगते पाप, अबूझ लगती मौत, अदृश्य रह जाती लाज, अगस्त्य सपनों में भी अधिक बहुत कुछ है कविता, आओ समझाती हूँ तुम्हें। कविता इंसान की गहरी मजबूरी को कुरेद कुरेद कर बनाती है थोड़ी सी जगह, खुद को बीज बनाकर बो लेती है, फिर पेड़ बनकर फूल फल से लद जाती है, सहारा बनती है भरोसा। कविता कभी न बुझने वाले तारे का आसमान है। आप लोगों ने इतनी देर तक मुझे सुना, इसके लिए मैं आप सबके प्रति हृदय से आभारी हूँ। धन्यवाद।